जय हिंद। हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में, जो एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं, जिसमें कि हम लोग 12 अनुसूची को देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं भाग 1 और भाग 2 को। ठीक है, तो समझते हैं इस बात को कि भाग 1 में क्या क्या बात बोला गया है। देखिए, भाग 1 में बोला गया है आर्टिकल 1 और 4 की बातें। ठीक है, भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं, जिसमें कि आर्टिकल 1 में बोला गया है संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है आर्टिकल 1 में। ठीक है, और आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 2 में किसकी चर्चा है? 2 में बोला गया है कि संसद विदेशी राज को मिला सकती है। संसद जो होते हैं विदेशी राज को मिला सकती है। ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, और अंग बोलेंगे तो राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो संसद विदेशी राज को मिला सकती है। जैसे कि सिक्किम जो है 16 मई 1975 ईस्वी को भारत का हिस्सा बन गया था। कौन? सिक्किम। तो पहले वो देश थे, लेकिन भारत में आके वो मिल गए। ठीक है, तो विदेशी राज को मिला लिए, तो संसद विदेशी राज को मिला सकती है। ये आर्टिकल 2 में बोला गया है। ठीक है, और आर्टिकल 3 में बोला गया है अनुच्छेद कि संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ भी बोला गया है बातें, संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि बिहार से झारखंड अलग हुआ, पहले तो झारखंड बिहार में ही आते थे, लेकिन बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, मतलब सीमा में परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, तो ये अधिकार किसके पास है? तो संसद को ये अधिकार है। ठीक है, अब आगे समझते हैं आर्टिकल 4 में बोला गया है जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 मतलब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 लागू रहेगा तो इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब कि 368 को इसमें बाहर रखा गया है। ठीक है, कोई भी संविधान संशोधन होता है ना, तो संशोधन में राष्ट्रपति का तो हस्तक्षेप चाहिए, लेकिन इसमें राष्ट्रपति कोई बात कही ही नहीं गई है। मतलब कि 368 इसको बाहर कर दिया है। 2 और 3 में यह बात बोली गई है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ये विधेयक पेश हो सकता है, आर्टिकल 4 में। ठीक है, फिर से समझते हैं। आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है? संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। आर्टिकल 2 में क्या बोला गया है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। आर्टिकल 2 में क्या बोला गया है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को विदेशी देश को मिला सकती है। और आर्टिकल 3 में बोला गया है संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, जैसे कि क्या बोले थे, झारखंड की सीमा में परिवर्तन किया, तो झारखंड तो पहले बिहार का ही हिस्सा था ना, तो बिहार से हटा के झारखंड को अलग राज्य बना दिया। ठीक है, मतलब सीमा को परिवर्तन कर दिया। और ये अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है संसद के पास। ठीक है, आगे 4 नंबर में क्या बोला गया था कि जब आर्टिकल 2 और 3 लागू रहेगा तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, 368 को इसमें बाहर रखा गया है। ओके, अब देखते हैं हम लोग भाग 2 में किसकी चर्चा है? तो भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता की चर्चा है। ठीक है, अब समझते हैं ध्यान से। और भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल जो आते हैं, मतलब अनुच्छेद, वो 5 से 11 तक आते हैं। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है और आर्टिकल कितने आते हैं? 5 से 11 तक आते हैं। ठीक, अब समझते हैं ध्यान से। आर्टिकल 5 में बोला गया है कि संविधान द्वारा दी गई नागरिकता, जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को या सभी व्यक्ति को नागरिकता दी गई जो भारत के अंदर था। ठीक है, क्या बोला गया है कि संविधान द्वारा दी गई नागरिकता उन सभी, मतलब जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को या व्यक्ति को नागरिकता दिया गया जो भारत के अंदर था। ठीक है, ये आर्टिकल 5 में बोला गया। और आर्टिकल 6 में देखिए क्या बोला गया है। आर्टिकल 6 में बोला गया है कि पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, किंतु वह संविधान बनने के अगर बाद आएंगे पाकिस्तान से लोग भारत, तो उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और ये परमिट रूल कब लागू हुआ था?
तो ये परमिट रूल जो लागू हुआ था यह हुआ था 19 जुलाई 1948 ईस्वी को ये परमिट रूल लागू हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई 1948 ईस्वी को यह परमिट रूल लागू हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में बोला गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे लोगों की या ऐसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारत जब आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हो गया, तो आजादी के बाद मतलब 1948 के अगर बाद अगर कोई जा रहा है पाकिस्तान तो उसका नागरिकता भारत सरकार के द्वारा छीन लिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, आर्टिकल देखते हैं अब 8। आर्टिकल 8 में बोला गया है कि विदेश, कोई व्यक्ति अगर विदेश गया तो कमाने गया विदेश, ठीक है, विदेश कमाने गया तो उसका नागरिकता बना रहेगा कि खत्म कर दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो कमाने गया है ना, तो विदेश में कमाने पे या विदेश में रहने पे भारत सरकार द्वारा जो नागरिकता है उसको समाप्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल में क्या बोला गया है कि विदेश जाने पे या विदेश में काम करने पे भारत सरकार द्वारा जो नागरिकता होता है उसे समाप्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 9 में यह बात बोला गया है कि विदेश आप गए काम करने के लिए और उसके बाद विदेश का नागरिकता आप ग्रहण कर लिए, मतलब विदेश में ही आप रहना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो अब भारत सरकार के द्वारा जो है आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। मतलब भारत सरकार के द्वारा जो है आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। मतलब समझिए बात को। 9 में बोला गया सटला तो गेला, मतलब कि विदेश में जाके सटे, मतलब कि विदेश में रहना आपको पसंद आ गया और विदेश में रहना आप स्टार्ट कर दिए तो ऑटोमेटिक ही भारत सरकार के द्वारा आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है, अब समझते हैं आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में बोला गया है आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी। आर्टिकल 10 में क्या बोला गया है? आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं। ठीक है, आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 10 में बोला गया है। ठीक है, और आर्टिकल 11 में बोला गया है कि नागरिकता संबंधी कानून जो बनाएंगे, मतलब बनाएगी, वो कौन बनाएंगे? तो नागरिकता संबंधी कानून जो बनाएंगे वो बनाएंगे संसद। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाते हैं? संसद। लेकिन किसी एक व्यक्ति को नागरिकता संबंधी कानून देंगे ना बना के कि आप संभालो। ठीक है, तो संसद तो कानून बनाएगा, लेकिन इसको नागरिकता संबंधी कानून जो कोई एक व्यक्ति को दिया गया है वो है गृह मंत्रालय। तो नागरिकता संबंधी कानून जो है संसद बनाएगी, लेकिन ये जिम्मेदारी किसको दिया गया है? तो ये जिम्मेदारी दिया गया है गृह मंत्रालय को। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब देखते हैं आगे। देखिए, नागरिकता लेने के लिए 5 प्रोसेस होता है। नागरिकता लेने की 5 विधि है। कौन? तो सुनिए, वंश के आधार पे एक होता है, पहला होता है वंश के आधार पे। तो हम लोग को नागरिकता मिला गया किसके आधार पे? वंश के आधार पे मिला है हम लोग को नागरिकता। ठीक है, हम लोग को नागरिकता किसे मिला है? हम लोग को वंश के आधार पे नागरिकता मिला है। ठीक है, दूसरा जन्म के आधार पे। कहने का अर्थ यह हो गया कि भारत में कोई माता या पिता मतलब कि माता रह रही है या पिता रह रहा है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो उसको या उसके बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। किसके माध्यम से? भारत सरकार के द्वारा। और भारत सरकार के द्वारा जो है मतलब कि गृह मंत्रालय के द्वारा जो है नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संबंधी कानून तो बनाया था संसद, लेकिन इसको जिम्मेदारी किसको दिया गया है? गृह मंत्रालय को यह जिम्मेदारी दिया गया है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं आगे। अब देखते हैं तीसरा, किसी क्षेत्र को मिलाने पे। ठीक है, जैसे कि 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया गया था। कब बनाया था? 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया था। ठीक है, तो सिक्किम तो पहले देश था, मतलब हम लोग का देश में तो था नहीं, वो तो विदेश था, तो उसको तो मिला लिया गया ना। तो जितने भी लोग आएंगे सिक्किम के अंतर्गत या सिक्किम के निवासी जो भी आएंगे तो उसको तो भारत सरकार के द्वारा मिला लिया गया है। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं भारत सरकार द्वारा मिला लिया गया है, तो उसके अंतर्गत सभी लोगों को नागरिकता दिया जाएगा ना।
तो ही बातें बोला गया है, किसी क्षेत्र को मिलाने पर उसको नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी क्षेत्र को या किसी भी देश को मिला लेते हैं, भारत सरकार के द्वारा मिला लिया जाता है, तो उन सभी लोगों को भी नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं चार में देखिए क्या बोला गया है, क्योंकि नागरिकता लेने की 5 विधि था, तो हम तीसरा 3 तक देख लिया। अब देखते हैं चौथा, समझिएगा, पंजीकरण के आधार पर भी नागरिकता आपको दिया जाएगा। क्यों? देखिए, अगर कोई व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति आया, ठीक है, और भारत में 7 साल कंटिन्यू रहा, भारत में क्या रहा, 7 साल कंटिन्यू रहा, और भारत का वो नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, ठीक है, मसूरी घूमने गया, नैनीताल घूमने गया, या फिर जम्मू कश्मीर घूमने गया, ठीक है, कहीं भी गया घूमने के लिए, और उसको ये देश और राज्य पसंद आ गया, तो वो क्या चाहेगा कि नहीं, हम विदेश, अब हम देश नहीं जाएंगे, हम भारत में ही अब रहना चाहते हैं। तो उसके लिए 7 साल रहेंगे ना, भारत में आप 7 साल अगर कंटिन्यू रहते हैं, तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करने का अधिकार है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि मुझे ये भारत पसंद आ गया है, हम भारत में रहना चाहते हैं, ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है कि आपको नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये संसद पे डिपेंड करता है या फिर गृह मंत्रालय पे डिपेंड करता है, उसमें सोच ब्यौरा अपना लेगा, सोचेगा, समझेगा, तब आपके बारे में बताएगा कि आपको नागरिकता मिलनी चाहिए कि नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। उस पर आप सोच के अपना वो विचार विमर्श करेगा। ठीक है, अब समझते हैं 5। ठीक है, क्योंकि नागरिकता लेने की 5 विधि थी। अब 5वां में देखिए क्या बोला गया है, देशीकरण के आधार पे भी आपको नागरिकता दिया जाएगा। देशीकरण के आधार पे भी आपको नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 10 साल चाहिए, मतलब 10 साल के आधार पे आपको नागरिकता दिया जाएगा। समझिएगा, कला विज्ञान या साहित्य से आप अगर निपुण हैं, ठीक है, कला विज्ञान साहित्य से अगर आप निपुण हैं, तो भी आपको भारत सरकार द्वारा नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए 10 साल आपको रहना होगा। ठीक है, और भारतीय भाषा कोई ना कोई एक आना चाहिए, तब भी आपको नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, तो समझ गए 5 विधि होती है नागरिकता लेने की। कौन कौन विधि होती है? एक होता है वंश, जन्म, किसी क्षेत्र को मिलाने पे, या पंजीकरण के आधार पे, या देशीकरण के आधार पे भी आपको नागरिकता दिया जाएगा। और नागरिकता संबंधी कानून जो बनाते हैं वो बनाते हैं संसद, और ये जिम्मेदारी दिया गया है गृह मंत्रालय को। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।